नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो ईडी की कस्टडी में दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल गजनी बन गए हैं। रविवार को ईडी ने करीब करीब 4 घंटे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। हालांकि बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे पूछताछ शुरू हुई थी, शाम 5 बजे तक पूछताछ चली है, लेकिन सिर्फ 4 घंटे ही पूछताछ हो पाई। और उस दौरान सबसे अहम खुलासा जो हुआ है वो ये हुआ है कि ईडी की टीम ने ये जानना चाहा अरविंद केजरीवाल से कि 2020 से 2021 के बीच जब नई आबकारी पॉलिसी बनाई जा रही थी, उस वक्त जो फोन अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे थे वो कहां है। ये सवाल सुनते ही दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो गजनी बन गए। उनका कहना था कि मुझे याद ही नहीं है कि मेरा वो वाला फोन कहां गया। देखिए उन्होंने किस तरह से ईडी के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा पता नहीं कहां गया मेरा पुराना वाला फोन। ईडी की टीम यही तो जानना चाह रही थी कि 2020 और 21 के दौरान जब आबकारी पॉलिसी बन रही थी, उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने वही फोन इस्तेमाल किया था जिसमें समीर महेंद्रू से विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल की बात करवाई थी। याद है ना, समीर महेंद्रू ने पूछताछ के दौरान ईडी की टीम को बताया था कि फेस ऐप पर विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल से उनकी बात करवाई थी। और उसी बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ही इज आवर बॉय, ये हमारा लड़का है, आप इससे बेधड़क होकर डील कर सकते हैं। तो वही फोन अब ईडी की टीम तलाश रही है। उसी फोन में सारी जानकारी होगी, क्योंकि उसी फोन से अरविंद केजरीवाल ने के कविता को भी फोन किया होगा, सिसोदिया को भी फोन किया होगा, चैट की होगी। ये तमाम जानकारी उसी फोन में है। इसीलिए ईडी की टीम वो फोन चाहती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं कि उनका फोन कहां गया। आप सोचिए, सिटिंग सीएम है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का पुराना फोन गायब हो जाता है और इस बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो इतने व्यस्त रहते हैं कि उनका फोन गायब हो गया, उन्हें पता भी नहीं है। जबकि ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने भी सिसोदिया की तरह अपना फोन तोड़ दिया है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए वो फोन उनके पास नहीं है और उसके बारे में अरविंद केजरीवाल बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि के कविता, बीआरएस की नेता, जो साउथ लॉबी की प्रमुख नेता है, जो डील कर रही थी आम आदमी पार्टी के साथ, 100 करोड़ रुपए उन्होंने खुलासा किया था कि सिसोदिया और केजरीवाल को दिए थे नई आबकारी पॉलिसी में बदलाव करने के लिए। उन्होंने भी ईडी से पूछताछ के दौरान ये कहा था कि उनके 5 फोन कहां हैं उन्हें पता ही नहीं है। उनके पास तो 5-5 फोन थे जिनसे वो लगातार सबके साथ संपर्क में थी, लेकिन आज की तारीख में उनके पास भी वो फोन नहीं है। और वो फोन उसी टाइम स्पैन के हैं, 2020 और 21 के दौरान के, जब दिल्ली में नई आबकारी पॉलिसी बन रही थी। उस दौरान के कविता भी सिसोदिया से, केजरीवाल से, श्रीनिवासुलु रेड्डी से, समीर महेंद्रू से, इन सब लोगों के संपर्क में थी, लेकिन उनके पास भी उस वक्त के फोन नहीं है। अजीब सा इत्तेफाक है। और फिर याद कीजिए, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जिन्होंने 18 फोन का इस्तेमाल किया था उस वक्त जब नई आबकारी पॉलिसी वो बना रहे थे, और उनमें से 11 फोन उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। आपको याद होगा सिसोदिया के मामले में क्या हुआ था, ये देखिए। सिसोदिया ने 18 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था और उन्होंने एक ही दिन में 3 फोन बदले थे। उन्होंने इन फोन्स में कम से कम 4 नंबरों का यूज किया। सीबीआई जांच में यह भी सामने आया था कि सिसोदिया एक जैसे नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये फोन भी जो है वो उसी टाइम स्पैन के हैं जिस टाइम स्पैन के मोबाइल फोन अरविंद केजरीवाल का गुम हो गया और के कविता का गुम हो गया। और सिसोदिया के मामले में सीबीआई जांच में यह भी सामने आया था कि सिसोदिया एक जैसे फोन नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये किस लिए कर रहे थे वो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एक जैसे फोन नंबर का अलग अलग फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब झांसा देने के लिए कि कल को अगर आप फंस जाएं तो आप कैसे जांच एजेंसियों को घुमाएंगे। और तो और उन्होंने तो बहुत सारे नंबर किसी और के नाम पर ले रखे थे। 11 सेल फोन खरीदे और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद नष्ट कर दिया, एविडेंस को तोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल का इकलौता फोन है जो नहीं मिल रहा है। बताइए, दिल्ली के सीएम अपने एक फोन को नहीं संभाल पाए और उनके डिप्टी ने तो 18 फोन इस्तेमाल किए।
4-4 सिम बदले, दूसरे लोगों के नाम पर फोन खरीद लिए और 11 फोन तोड़ दिए। तो ईडी को अब इस बात की पूरी आशंका है कि अरविंद केजरीवाल ने एविडेंस किसी के हाथ में ना आए, उस फोन में क्या-क्या था, ये जानकारी जांच एजेंसियों तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने उस फोन को तोड़ा है। आगे अरविंद केजरीवाल के बारे में ये बताया जा रहा है कि रविवार को एक तो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई, दूसरी समीर महेंद्रू से भी पूछताछ हुई है। समीर महेंद्रू वो शख्स हैं साउथ लॉबी के, जिन्होंने एक तो इस बात को कबूल किया था ईडी के सामने कि उन्होंने फेस ऐप पर अरविंद केजरीवाल से बात की थी। दूसरा, उन्होंने ईडी को पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और के कविता के बीच में एक डील हुई थी। के कविता ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए थे। और फिर समीर महेंद्रू ने ये जानकारी भी ईडी को दी थी कि बाद में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में के कविता मौजूद थी, दिनेश अरोड़ा जो अब ईडी के लिए सरकारी गवाह बन चुका है वो था, मगुंटा राघव रेड्डी उस बैठक में थे और साथ ही साथ विजय नायर उस बैठक में था और खुद समीर महेंद्रू भी उस बैठक में थे। और उस बैठक में चर्चा इस बात की हुई थी कि आम आदमी पार्टी को जो 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आखिर उनकी वसूली कैसे करेगी साउथ लॉबी, इसको लेकर डिस्कशन हुआ था। साथ साथ मुनाफा कैसे कमाया जाएगा जब वो दिल्ली के शराब कारोबार में एंटर कर जाएंगे, इसको लेकर चर्चा हुई थी। तो रविवार को समीर महेंद्रू से भी पूछताछ हुई है और अब ईडी बहुत जल्द इन दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करेगी, क्योंकि ईडी अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है कि उन्होंने कब, किस वक्त, कैसे समीर महेंद्रू से बात की थी। और जो बातें समीर महेंद्रू ने बताई हैं उसके अलावा उस फेस ऐप टॉक में और क्या क्या हुआ था, खुद अरविंद केजरीवाल के मुंह से ये सारी बातें ईडी की टीम सुनना चाहती है। अब आगे ये बताया जा रहा है कि आज तो सोमवार है, तो आज तो हो सकता है पूछताछ ना हो, लेकिन कल मंगलवार को सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को ये लगने वाला है कि सी अरविंद, आपको याद होगा, जो सचिव हुआ करते थे आबकारी विभाग में, एक्साइज डिपार्टमेंट में, मनीष सिसोदिया के, जिन्होंने सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपनी गवाही दर्ज करवाई थी, उनके सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछ करने वाली है ईडी। क्योंकि सी अरविंद ने ही ये जानकारी दी थी कि सिसोदिया ने जो फाइनल ड्राफ्ट था आबकारी पॉलिसी का, वो उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर पर सौंपा था और वहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। और वहीं पर उन्हें यह पता चला था कि प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है। और जाहिर सी बात है, इससे पहले किसी भी बैठक में इस प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। और सी अरविंद वो शख्स भी हैं जिन्होंने ये जानकारी मजिस्ट्रेट के सामने दी है कि राघव चड्ढा पंजाब के आबकारी कमिश्नर के साथ, आबकारी विभाग के बहुत सारे अधिकारियों के साथ सिसोदिया से मिलने के लिए उनके घर पर आए थे और उस वक्त सी अरविंद वहीं पर मौजूद थे। तो ईडी की टीम ये भी जानना चाहती है कि उस बैठक में हुआ क्या था, क्या कुछ डिस्कस किया गया था। सी अरविंद ने तो ईडी की टीम को बता दिया है कि वहां पर आने का मकसद क्या था राघव चड्ढा का, यानी कि जो आबकारी घोटाला है, शराब घोटाला है, उसके तार पंजाब से भी जुड़ते हैं। अभी तक राघव चड्ढा का नाम आरोपियों की लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन वो पंजाब के आबकारी कमिश्नर के साथ सिसोदिया के घर पर आए थे। इस बैठक का जिक्र चार्जशीट में है। तो अब अरविंद केजरीवाल और सी अरविंद को आमने सामने बैठाकर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है कि क्या उन्हें पता था कि राघव चड्ढा पंजाब के आबकारी कमिश्नर के साथ सिसोदिया के घर पर आए थे, और अगर घर पर आए थे तो उस बैठक में क्या हुआ था, ये जानना चाहती है ईडी की टीम। इसीलिए मंगलवार का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत झटके वाला रहने वाला है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल तो अब हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उन्होंने ही ऐलान किया था ना कि दिल्ली के हर मंदिर में हर महीने के पहले मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होगा, सुंदरकांड पढ़ा जाएगा। तो मंगलवार के दिन अरविंद केजरीवाल को जोरदार झटका लगने वाला है। अरविंद केजरीवाल इसके अलावा एक और मामले में फंसते दिख रहे हैं। दो चिट्ठियां उन्होंने लिखी थी, ये कहा जा रहा है। एक चिट्ठी को उनकी पत्नी ने शनिवार को पढ़कर सुनाया था और दूसरी चिट्ठी को आतिशी मार्लेना ने रविवार को मीडिया के सामने पढ़ा था और ये दावा किया था कि ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने आदेश के तौर पर ईडी की कस्टडी से उन्हें भेजी है। जिस चिट्ठी में ये दावा किया गया था कि दिल्ली में लोग पानी को लेकर बड़े परेशान हैं,
सीवर को लेकर बड़े परेशान हैं, मैं जेल के अंदर बैठा हूं, मैं भी बड़ा परेशान हूं, उपराज्यपाल से मदद लो, मुख्य सचिव से मदद लो, लोगों की हर हाल में मदद करो, ज्यादा टैंकर वहां पर लगाओ ताकि लोगों को पीने के पानी की दिक्कत ना हो। इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी गई थी। हालांकि उस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल के दस्तखत नहीं थे, टाइप्ड चिट्ठी थी वो चिट्ठी भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी कॉपी मेरे पास है। ये देखिए, ये चिट्ठी थी। तो ये चिट्ठी जो है, अब ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनने वाली है। आम आदमी पार्टी के गले की फांस भी बनेगी, क्योंकि एलजी भी इस मामले की जांच के आदेश दे रहे हैं। और साथ ही साथ ईडी ने भी ये साफ कर दिया है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपनी कस्टडी में ना तो कोई कंप्यूटर दिया, ना कोई टाइपराइटर दिया कि वो इस तरह की एक टाइप्ड चिट्ठी आदेश के तौर पर आम आदमी पार्टी तक पहुंचा पाए। तो ऐसा कुछ भी ईडी की कस्टडी में नहीं हुआ है। ईडी ने कोई कागज भी अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया जिस पर कि वो चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी तक पहुंचा पाए। तो अब ईडी भी इस मामले की जांच करवाने जा रही है कि आखिर ये जो दावा किया जा रहा है कि ईडी की कस्टडी से एक चिट्ठी आई अरविंद केजरीवाल की आतिशी मार लेना के लिए, जिसमें जल संकट को दूर करने की बात की गई है, ये कितना सही है। क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा है आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल ने कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं है ईडी की हिरासत से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने फर्जीवाड़ा करके ये दिखाने की कोशिश की है कि जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए बहुत परेशान है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि रविवार को भी अरविंद केजरीवाल से दिन भर पूछताछ होती रही है, शनिवार को भी उनसे पूछताछ हुई है। तो अरविंद केजरीवाल को फुर्सत किस वक्त मिल रही है जब वो दिल्ली वालों के लिए चिट्ठी लिखे। तो अब इस मामले की भी जांच ईडी करने जा रही है और दिल्ली के एलजी तक बीजेपी ने भी शिकायत लगाई है कि वो इस मामले की जांच करवाएं कि ये फर्जीवाड़ा है क्या। कैसे अरविंद केजरीवाल दो दो चिट्ठियां, एक अपनी पत्नी को लिख रहे हैं, एक आतिशी मारलेना को लिख रहे हैं, और उस पर बड़ा बवाल हो रहा है कि देखिए ईडी की कस्टडी से भी वो ये सब कर रहे हैं। जबकि हर कोई जानता है ईडी की कस्टडी में हर काम के लिए अदालत से इजाजत लेनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल घर का खाना खा रहे हैं, उसकी परमिशन भी राउज एवेन्यू कोर्ट से ली गई है। उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं, इसकी परमिशन भी ली गई है। उनका निजी सचिव उनसे मिलने के लिए आ रहा है आधे घंटे के लिए, उनकी पत्नी 1 घंटे के लिए उनसे मिलने के लिए आ रही हैं, उनके लिए भी बाकायदा परमिशन ली गई है। तो अगर अरविंद केजरीवाल को ये तुर्रा है कि वो दिल्ली के सीएम हैं और वो वहां बैठकर भी ईडी की कस्टडी में बैठकर भी आदेश दे सकते हैं दिल्ली की सरकार को, तो इसके लिए भी उनको अब परमिशन की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो इस तरह का ऑर्डर जेल के अंदर बैठकर पारित कर सकते हैं। तो ये जो फर्जीवाड़ा झूठ फैलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसका भी पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। एक और मामला है जो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनने जा रहा है। दरअसल वो मामला है 150 ऐसे पन्नों का अरविंद केजरीवाल के घर से मिलना जो ईडी के 2 आला अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के घर से जो 150 पन्ने मिले हैं जिनका जिक्र ईडी ने अपने रिमांड नोट में भी किया था राउज एवेन्यू कोर्ट में, उन दस्तावेजों में क्या है वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल शराब घोटाले की जांच कर रहे अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज और स्पेशल डायरेक्टर सत्यव्रत पर अरविंद केजरीवाल नजर रख रहे थे। उनसे जुड़े हुए दस्तावेज ही अरविंद केजरीवाल के घर से मिले हैं। केजरीवाल अपने घर से कपिल राज और सत्यव्रत का डोजियर तैयार करवा रहे थे। आप सोचिए किस तरह की पैंतरेबाजी में अरविंद केजरीवाल लगे हुए थे। वो शीश महल में अगर अंदर बैठे हुए थे तो खामोश नहीं थे, कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लड़ा रहे थे। और इन 150 पन्नों में दोनों अधिकारी क्या क्या करते हैं, कौन कौन से केस हैं, दोनों की कितनी प्रॉपर्टी है, परिवार में कौन कौन है, कौन कब किससे मिलता है, इन सब का पूरा ब्यौरा केजरीवाल ने तैयार किया हुआ था। ईडी ने अब ये सारे दस्तावेज सील कर लिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों अधिकारियों के बारे में ये सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल इकट्ठा क्यों कर रहे थे, क्या करना चाहते थे। वो उनकी जासूसी कर रहे थे और उनको किसी ना किसी तरीके से लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आपको याद होगा संजय सिंह ने भी ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि वो मारपीट करते हैं गवाहों से, पूछताछ के दौरान जबरदस्ती उनसे मनमाफिक बयान लिखवाते हैं। यहां तक दावा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एक आरोपी के तो कान का पर्दा फट गया था। उसके बाद इसी तरह के आरोप आतिशी मारलेना ने लगाए थे।
आतिशी मार्लिना ने भी कहा था कि एक आरोपी के कान का पर्दा फट गया था। ईडी की टीम ने तो वो वीडियो डिलीट कर दिए जो पूछताछ के दौरान के थे। ऐसे दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए जो मनमाफिक बयानबाजी होती है किसी को फंसाने के लिए। ये सारे आरोप आतिशी मार्लिना ने भी लगाए थे। हालांकि ईडी ने उस वक्त कहा था कि आतिशी मार्लिना झूठ बोल रही हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे क्योंकि उन्होंने कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं की है। और अब जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों से जुड़ा हुआ डोजियर तैयार करवा रहे थे अरविंद केजरीवाल, उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये मामला भी बहुत संगीन है। जासूसी करवाई जा रही थी, तो ईडी के अधिकारी इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द नकेल कसने की तैयारी में है। उनके खिलाफ एक अलग से केस दर्ज किया जा सकता है। इस पर ईडी के अंदर मंथन चल रहा है। और आपको याद दिलाऊं, पिछले साल अगस्त महीने में सीबीआई ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में 5 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में ईडी के एक सहायक निदेशक पवन खत्री और 6 अन्य अधिकारियों को दिल्ली में गिरफ्तार किया था। ये कार्रवाई सीबीआई ने की थी। ईडीआई ने ही शिकायत दर्ज करवाई थी सीबीआई के पास कि उन्हें शक है कि शराब घोटाले की जांच कर रहे पवन खत्री और 6 और अधिकारी कहीं ना कहीं रिश्वत ले रहे हैं शराब घोटाले के आरोपियों से। तो सीबीआई ने इस पर कार्रवाई की, तो पवन खत्री पकड़े गए और साथ में 6 और अधिकारी पकड़े गए। आगे देखिए ये पूरा मामला क्या था। इस मामले में क्या था कि खुलासा ये हुआ कि शराब घोटाले में आरोपी अमनदीप ढल, जो कि बताया जाता है दिल्ली का शराब कारोबारी है, उसके पिता बीरेंद्र पाल सिंह ने ईडी के अधिकारियों तक 5 करोड़ रुपए पहुंचाए थे, सिर्फ इसलिए ताकि अमनदीप ढल का नाम ईडी की चार्जशीट से हटाया जा सके। आप सोचिए किस तरीके से ईडी के अधिकारियों को फांस कर उन तक रिश्वत की रकम पहुंचाने की कोशिश हुई। 5 करोड़ रुपए में से कुछ पैसे दे दिए गए थे। उसी वक्त सीबीआई ने कार्रवाई करके अमनदीप ढल के जरिए जो रिश्वत पहुंचाई जा रही थी उसमें पवन खत्री को पकड़ लिया, जो ईडी का अधिकारी था। साथ में 6 और लोग पकड़े गए थे। तो तब भी ये सवाल उठे थे कि क्या 5 करोड़ रुपए अमनदीप ढल ने अपने पिता के जरिए ईडी के अधिकारियों तक सिर्फ अपने लिए पहुंचाए कि उनका नाम ईडी की चार्जशीट से अलग कर दिया जाए, या इसके पीछे कोई और खेल भी था, या किसी और को भी बचाने की कोशिश हो रही थी। हालांकि अभी तक इनके खिलाफ और क्या कार्रवाई हुई है इसका कोई खुलासा नहीं है, लेकिन पवनदीप खत्री अभी भी सीबीआई की कस्टडी में है, सीबीआई की हिरासत में है। फिर आगे आपको याद होगा जब 4 अक्टूबर को पिछले साल ईडी की टीम ने छापा मारा था संजय सिंह के घर पर, तब उनके घर से भी ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट बरामद किए गए थे जो सिर्फ ईडी के दफ्तर में होने चाहिए थे। उनकी फोटो कॉपी, जैसे फोन से कोई फोटो खींचता है, वैसी कॉपी संजय सिंह के घर पर मिली थी। और कहा जाता है कि वो इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे जिनकी ईडी के दफ्तर में भी कुछ आला अधिकारियों की ही उन तक पहुंच होती है, बाकी अधिकारियों को तो पता भी नहीं होता है कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है। उनका जिक्र भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने किया था जब संजय सिंह का रिमांड लिया गया था। तो क्या ये माना जाए कि ईडी के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सेंधमारी हो चुकी है? ईडी के अधिकारियों को ब्राइब करने की कोशिश, उनको रिश्वत देने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती आ रही है, और इन 2 आला अधिकारियों के साथ भी कहीं ना कहीं उन्हें किसी ना किसी केस में फंसाकर प्रेशराइज करने की टेक्निक अपना रहे थे अरविंद केजरीवाल। क्या ऐसी कोई पैंतरेबाजी करने जा रहे थे? लेकिन अब जब इस मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकंजा कसेगी, एक अलग मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनेगा कि काम कर रहे ड्यूटी पर तैनात ईडी के आला अधिकारियों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जासूसी कर रहे थे। और आपको याद होगा फीडबैक यूनिट घोटाला जो 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बनाया था, 30 अधिकारियों की कैसे नियुक्ति की गई थी, सारे नियम कायदे ताक पर रखकर, वो मामला भी चल रहा है। उस मामले की फाइल भी विजिलेंस के पास है। तो क्या, और तब ये कहा गया था संदीप दीक्षित की तरफ से, आम आदमी कांग्रेस के जो नेता है, कि आम आदमी पार्टी उनकी जासूसी करवा रही थी। इसकी शिकायत लेकर वो एलजी के पास भी गए थे। तो ये बहुत ही ज्यादा संगीन आरोप है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, कि वो ईडी के अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे। लेकिन फिलहाल गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल तो गजनी बन गए हैं, सब कुछ भूल भाल गए हैं। लेकिन जैसे जैसे
के कविता के सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी तो उनकी याददाश्त लौट आएगी, क्योंकि के कविता के बारे में तो शुरुआत से कहा जा रहा है कि वो ईडी के लिए सरकारी गवाह बनना चाहती हैं और वो ईडी के साथ पूछताछ में पूरा सहयोग कर रही हैं। और फिर जब सी अरविंद के सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से कल मंगलवार को पूछताछ होगी, तो भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्या होता है, क्योंकि हो सकता है उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल को बहुत सारी बातें याद आ जाए। अभी भले ही वो कह रहे हो कि उन्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन हो सकता है तब उनको सब कुछ याद आ जाए। तो अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ जारी है और अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि वो अब ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं, तो बचने के रास्ते तलाश रहे हैं। सबूत ईडी के पास ना आए इसके लिए कह रहे हैं कि फोन कहां चला गया मुझे याद नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को याद रखना चाहिए कि 200 जीबी डाटा ईडी के पास है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के वक्त भी ईडी ने इस बात का खुलासा राउज एवेन्यू कोर्ट में किया था और उस डेटा के जरिए जो डिजिटल सबूत ईडी के पास है, जब वो अरविंद केजरीवाल के सामने रखे जाएंगे तो उनके तोते उड़ना लाजमी है। लेकिन फिलहाल वो गजनी बन गए हैं, फोन को लेकर उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि अब आगे जब सी अरविंद के सामने बैठाकर, के कविता के सामने बैठाकर, समीर महेंद्रू के सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, तब वो क्या करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।